हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के साथ अपने डिस्कशन को शुरू कर दिया था और मैंने आपको एस्पिरेशंस ऑफ पीपल यानी कि लोगों की आकांक्षाओं के बारे में भी पढ़ा दिया था। और इस क्लास में हम आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के आदर्शों के साथ अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था कि हमारे संविधान के कौन कौन से आदर्श हैं, कौन कौन से आइडियल्स हैं जो प्रियम्बल में दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं वे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यानी कि संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। ओके, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। तो क्या होता है इन शब्दों का मीनिंग, क्या है इन आइडियल्स का मीनिंग, इनके बारे में हम इस क्लास में एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो सोवरेनिटी का अर्थ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और इस क्लास में मैं पुनः आपको सोवरेनिटी का अर्थ और अच्छे से समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, सोवरेनिटी या संप्रभुता का अर्थ है, सोवरेनिटी मीन्स दैट country's government is totally independent regarding its own decision making and does not acknowledge any other power supreme with respect to the governance of the country either within its boundary or externally। यानी कि संप्रभुता का अर्थ है कि देश की सरकार निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है और देश की सरकार आंतरिक तथा बाह्य मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। तो ये डेफिनेशन है संप्रभुता या सोवरेनिटी की। सो फ्रेंड्स, क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का, क्या मीनिंग है इस परिभाषा का? सो फ्रेंड्स, इस बात को अब मैं आपको समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि भारत एक संप्रभु देश है यानी कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, तो इस बात का क्या मतलब है? सो इस बात का ये मतलब है कि जो भारत की सरकार है वो सर्वोच्च है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, यानी कि भारत की सीमा के अंदर भारत की सरकार सर्वोच्च है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि भारत की सीमा के अंदर भारत सरकार से ऊपर कोई भी नहीं है। भारत की सीमा के अंदर सबसे शक्तिशाली कौन है? भारत सरकार है। सर्वोच्च कौन है? भारत सरकार है। अब इस बात का क्या मतलब है कि भारत सरकार सर्वोच्च है यानी कि सुप्रीम है। इस बात का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स डिसीजंस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, यानी कि भारत सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। ओके, इस बात के दो पहलू हुए। पहला पहलू क्या है कि भारत की सरकार आंतरिक मामलों में अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है और दूसरा पहलू है कि भारत की सरकार बाहरी मामलों में अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। तो हम एक एक करके इन दोनों पहलुओं को एक एक उदाहरण की मदद से अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का क्या मतलब हुआ कि भारत की सरकार आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है? इस बात का यह मतलब हुआ कि कोई भी आंतरिक शक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो भारत सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ओके, कोई भी आंतरिक शक्ति भारत सरकार के निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। फ्रेंड्स, पहले भी मैंने आपको सबरीमाला मंदिर का एग्जाम्पल दिया था। सबरीमाला मंदिर में क्या हुआ कि मंदिर के पुजारियों ने एक कानून बनाया, मंदिर ने ये कानून बनाया कि औरतों का प्रवेश मंदिर में निषेध है, यानी कि द एंट्री ऑफ वुमेन इज प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेम्पल प्रेमाइसेस। औरतों का प्रवेश मंदिर में वर्जित है, औरतें मंदिर में नहीं जा सकती। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ओके, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों है? महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए।
तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मंदिर की प्रथा है, ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाती है, यानी कि ये अवैध घोषित की जाती है, यानी कि अब से मंदिर में औरतों को भी प्रवेश दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात यह है, जानने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की प्रैक्टिस को अवैध घोषित क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो मंदिर की प्रथा थी, जिसके थ्रू औरतों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, वो संविधान के कुछ अनुच्छेदों का, यानी कि कुछ आर्टिकल्स की उल्लंघना करती थी। जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ओके, सो ये प्रैक्टिस क्या कर रही थी? ये महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं देख रही थी। क्यों? क्योंकि पुरुषों को मंदिर में प्रवेश है, लेकिन महिलाओं मंदिर में प्रवेश नहीं ले सकती। उसके बाद ये आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघना कर रही थी। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी को उसके लिंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके निवास स्थान के आधार पर किसी भी धार्मिक प्लेस पे, किसी भी टेम्पल में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। ओके, आर्टिकल 15 की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी को भी उसके लिंग के आधार पर, कि वो पुरुष है या महिला है, किसी मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। और ये प्रैक्टिस क्या कर रही थी? ये सिर्फ इस आधार पर कि आप महिला हो, आपको मंदिर में प्रवेश करने से रोक रही थी। उसके बाद इस संविधान के आर्टिकल 17 यानी कि आर्टिकल 17 को वायलेट करता था। तो अनुच्छेद 17 को कैसे वायलेट करता था? क्योंकि अनुच्छेद 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को पूर्णतः खत्म करना है। और वास्तव में ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो प्रथा थी कि औरतों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, ये छुआछूत को बढ़ावा दे रही थी। क्यों? क्योंकि मंदिर अथॉरिटीज का, पुजारियों का ये मानना था कि औरतें जो हैं वो अपवित्र होती हैं। तो किन्हीं कारणों से वो औरतों को अपवित्र मानते थे और इस कारण वो उनको प्रवेश नहीं देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि ये छुआछूत जो है, मतलब आर्टिकल 17 का वायलेशन कर रहा है, अनुच्छेद 17 का उल्लंघना कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मतलब समाज के आधे अंग, औरतें क्या हैं? औरतें समाज का आधा अंग हैं। समाज के आधे अंग पुरुष हैं और समाज के आधे अंग औरतें हैं। तो ये समाज के आधे अंग को अस्पर्श घोषित कर रहा है, अछूत घोषित कर रहा है। क्यों? उनका मानना क्या था कि औरतें मतलब अपवित्र होती हैं। तो यदि आप औरतों को अपवित्र घोषित करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है और ये तो पूरी मानवता के खिलाफ है। ओके, क्योंकि औरत कौन है? औरत जननी होती है, औरत माँ होती है, और आप अपनी माँ को ही अगर अपवित्र घोषित करते हैं तो ये तो पूरी मानवता के ही खिलाफ होता है। उसके बाद इस संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 का भी उल्लंघना करता था, यानी कि वायलेशन करता था। तो आर्टिकल 21 का वायलेशन कैसे करता था? आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार। फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं देता, वो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ देता है। यानी कि सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं देता, वरन एक गरिमामय जीवन का अधिकार देता है, एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। तो वो जीवन कोई जीवन नहीं है जिसमें आपकी गरिमा ना हो, जिसमें आपका आत्मसम्मान ना हो। ओके, यदि आप किसी को सिर्फ इस आधार पर मंदिर में जाने से रोक दें कि आप स्त्री हो, यदि आप किसी को ये कहें कि नहीं आप अछूत हो, आप अपवित्र हो, तो उसके जीवन की तो गरिमा ही चली गई, तो उसके अंदर जीने की इच्छा बचेगी नहीं, यानी कि आप उनसे उनके जीवन का अधिकार छीन रहे हो। तो ये संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 की भी उल्लंघना करता था। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि इस प्रैक्टिस को अवैध घोषित कर दिया और ये आदेश दिया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिलवाया जाए। फ्रेंड्स, अब एक तरफ था मंदिर का कानून जो ये कहता था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट का कानून। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो वो एक तरह से कोई कानून ही है, एक तरह से वो एक कानून ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि ये कानून बनाया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तो अब एक तरफ था सुप्रीम कोर्ट का कानून और एक तरफ था मंदिर का कानून। तो अब सवाल ये उठता है कौन जीतेगा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट कौन है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार का जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि न्यायिक अंग है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी सरकार है
और चूंकि सरकार संप्रभु है यानी कि सोवरेन है, तो सुप्रीम कोर्ट भी संप्रभु है यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी सोवरेन है। तो सुप्रीम कोर्ट यदि संप्रभु है तो किसका निर्णय माना जाएगा, किसका निर्णय सर्वोपरि होगा, किसका बनाया हुआ कानून सर्वोपरि होगा? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया हुआ कानून या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। और बिल्कुल इसी प्रकार हुआ, मंदिर के कानून को हटाया जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का बनाया हुआ कानून यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उसको लागू कराया गया और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिलवाया गया। ओके, सो ये मतलब होता है आंतरिक संप्रभुता का। सो आंतरिक संप्रभु मतलब कि सरकार की जो आंतरिक निर्णय लेने की पावर है, यानी कि सरकार देश के अंदर जो भी निर्णय लेगी उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। ओके, और सरकार ने जो निर्णय ले लिया वो निर्णय फाइनल होगा। अब फ्रेंड्स, बाहरी संप्रभुता या एक्सटर्नल सोवरेनिटी का क्या मतलब है? सो एक्सटर्नल सोवरेनिटी या बाहरी संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी शक्ति देश की सरकार के निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो भारत की सरकार है, भारत की सरकार की जो निर्णय लेने की शक्ति है उसमें कोई भी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका एक महाशक्ति है, यूएसए इज अ सुपर पावर, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। तो भी फ्रेंड्स, अमेरिका की जो सरकार है वो भारत की सरकार को फोर्स नहीं कर सकती, उस पर दबाव नहीं डाल सकती कि आप इस प्रकार का निर्णय लें या आप इस प्रकार का निर्णय ना लें। तो भारत की सरकार को जो निर्णय लेना होगा वो भारत के हित को ध्यान में रख के अपना निर्णय लेगी। वो किसी भी देश की सरकार या किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में आके कोई निर्णय नहीं लेगी। जैसे कि यदि भारत सरकार को किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है तो भारत सरकार अपनी मर्जी से करेगी। भारत सरकार ये देख के करेगी कि क्या इससे मेरे देश का हित और मेरे देश की जनता का हित सध रहा है या नहीं। यदि भारत सरकार को किसी दूसरे देश के साथ संधि करनी है, किसी दूसरे देश के साथ अलायंस यानी कि गुट बनाना है, तो भारत सरकार किसी दूसरे देश या किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में ऐसा नहीं करेगी। भारत सरकार अपनी मर्जी से निर्णय लेगी। भारत सरकार ये देख के निर्णय लेगी कि क्या वास्तव में ये निर्णय हमारे देश की जनता के लिए, हमारे देश के लिए हितकारी है या नहीं। ओके, सो बाहरी संप्रभुता या एक्सटर्नल सोवरेनिटी का क्या मतलब है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे देश की सरकार की जो डिसीजन मेकिंग है यानी कि निर्णय लेने की शक्ति है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सोवरेनिटी या संप्रभुता का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अब मैंने दूसरी बार सोवरेनिटी का मीनिंग समझाया है। एक बार और मैं आपको पहले सोवरेनिटी का मीनिंग समझा चुका हूं। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले आइडियल की तरफ, यानी कि संविधान के अगले आदर्श की तरफ। सो फ्रेंड्स, संविधान का अगला आदर्श या अगला आइडियल क्या है? सो संविधान का अगला आइडियल है सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता। अब पंथ निरपेक्षता क्या होती है? सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्पेसिफिक रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है ऐसे राष्ट्र से जो किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या आप जानते हैं भारत का राज्य धर्म कौन सा है, व्हाट इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे डेफिनेटली नो, नहीं सर, हम नहीं जानते भारत का राज्य धर्म कौन सा है। क्यों? क्योंकि भारत का कोई राज्य धर्म है ही नहीं। तो सेक्युलर कंट्री या एक पंथ निरपेक्ष देश वो देश होता है जिसका कोई भी राज्य धर्म नहीं हो। लेकिन इसके विपरीत यदि मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का राज्य धर्म या ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर इस्लाम पाकिस्तान का राज्य धर्म है यानी कि ऑफिशियल रिलीजन है। ओके, सो इस्लाम पाकिस्तान का राज्य धर्म कौन सा है? इस पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है? इस्लाम है। इसलिए पाकिस्तान एक सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष देश नहीं है। परंतु भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर देश है। तो सेक्युलर देश या पंथ निरपेक्ष देश कौन सा देश होगा? जिसका कोई भी राज्य धर्म नहीं हो, कोई भी एक विशेष धर्म उसका राज्य धर्म नहीं हो। ओके, अब फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आप पंथ निरपेक्षता की डेफिनेशन को और अच्छे से समझ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, द बेस सेक्युलरिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड वेस्ट इज विद डिफरेंट, यानी कि भारत और पश्चिमी देशों में पंथ निरपेक्षता को लागू करने का तरीका अलग है। ओके, सो भारत में जिस तरह से पंथ निरपेक्षता को लागू किया जाता है और पश्चिमी देशों में जैसे कि अमेरिका में जिस प्रकार से पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म को लागू किया जाता है, इस तरीके में अंतर है।
तो क्या अंतर है, हम इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि पश्चिमी देशों में किस प्रकार से सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता को लागू किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वेस्टर्न कंट्रीज प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म बाय कीपिंग द स्टेट अवे फ्रॉम चर्च। चर्च मीन्स रिलीजियस प्लेस, यानी कि पश्चिमी देशों में सरकार धर्म से दूर रहकर पंथ निरपेक्षता को लागू करती है। अब क्या मतलब है इस बात का कि जो देश की सरकार है वो धर्म से दूर रहती है। तो इस बात का ये मतलब है कि ये जैसे मान के चलिए अमेरिका है, ओके, सो अमेरिका में जितने भी धर्म मौजूद होंगे, अमेरिका की सरकार उन सभी धर्मों से समान दूरी बना के रखेगी। अब क्या मतलब है कि अमेरिका की सरकार सबसे समान दूरी बनाएगी? इस बात का ये मतलब है कि मान के चलो अमेरिका की सरकार को कोई निर्णय लेना है या कोई भी कानून बनाना है, तो अमेरिका की सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले या कानून बनाने से पहले किसी भी धर्म की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखेगी। यानी कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो किसी भी धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं लेगी। सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ओके। सो सरकार जो भी निर्णय लेगी वो उसमें किसी भी धर्म की भावनाओं को, किसी भी रिलीजन के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखकर नहीं लेगी। और सरकार निर्णय कैसे लेगी? सरकार अपने देश के हित को ध्यान में रख के लेगी। सरकार निर्णय अपने देश की जनता के हित को ध्यान में रख के लेगी, लेकिन किसी भी धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं लेगी। जैसे कि इस बात को और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए एक खाली मैदान है, एक बहुत बड़ा खाली मैदान पड़ा है। अब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बिहार बना दिया जाए। बिहार क्या है? बिहार बौद्ध लोगों का एक धार्मिक प्लेस होती है, ओके। सो जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो बौद्ध धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा बिहार बना दिया जाए। सिख धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ गुरुद्वारा बना दिया जाए। हिंदू धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर बना दिया जाए। इस्लाम धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि मस्जिद बना दिया जाए, और हिंदू धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि मंदिर बना दिया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या बनाएगी? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि अमेरिका की सरकार इनमें से कुछ भी नहीं बनाएगी। ना वो बौद्ध धर्म की बात सुनेगी, ना हिंदू धर्म की, ना क्रिश्चियन धर्म की, ना इस्लाम धर्म की, वो किसी भी धर्म की बात नहीं सुनेगी। अब सरकार क्या सोचेगी? सरकार ये सोचेगी कि मैं इस मैदान का किस प्रकार से ऐसे इस्तेमाल करूं कि मेरे देश के लोगों का हित साधा जा सके। सो सरकार क्या करेगी? सरकार वहां एक अस्पताल बना देगी, ओके। उस अस्पताल में क्या होगा? जो लोग खुद के पैसों से प्राइवेट या निजी अस्पतालों में जाके इलाज नहीं करवा सकते, तो वो गरीब लोग वहाँ आके अपना इलाज करवा पाएंगे। या फिर सरकार वहाँ पे एक स्कूल बना देगी, तो जो माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते, उन माता पिता के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो उस सरकारी स्कूल में आके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, ओके। सो सरकार क्या करेगी? सरकार देश के लोगों के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी। सरकार किसी धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लेगी। सरकार वो काम करेगी जिससे देश के लोगों का भला हो, ना कि किसी भी धर्म का भला हो। तो इस बात का मतलब क्या है? तो इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि पश्चिमी देशों में जो सरकार है वो सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखती है। कोई भी धर्म सरकार का फेवरेट धर्म नहीं है। सभी धर्म सरकार के लिए बराबर हैं और सरकार सभी धर्मों से दूर है। अब फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि इंडिया में पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म को कैसे फॉलो किया जाता है। सो इन इंडिया स्टेट इज इक्वली क्लोज टू ऑल द रिलीजन्स, यानी कि भारत में भारत सरकार सभी धर्मों के समान रूप से निकट है। सो अमेरिका में क्या था या पश्चिमी देशों में क्या था कि सरकार जो थी सभी धर्मों से समान रूप से दूर थी, लेकिन जो भारत की सरकार है वो सभी धर्मों के लिए समान है। सभी धर्म सरकार के लिए समान है, लेकिन सरकार सभी धर्मों के समान रूप से निकट है। सरकार क्लोज है सभी रिलीजन्स के, सरकार सभी धर्मों से निकट है। तो इस बात का क्या मतलब है कि सरकार सभी धर्मों से निकट है? सो इस बात का यह मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस also accommodate their sentiments and interest of all the religions, ओके। यानी कि प्रशासनिक निर्णय भी सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यानी कि यदि भारत सरकार को कोई निर्णय लेना है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई कानून बनाना है, तो अब भारत की सरकार क्या करेगी? भारत की सरकार सभी धर्मों के हित को देखेगी। भारत सरकार सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखेगी और सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो किसी निर्णय को लेगी, ओके। जैसे कि जो एग्जाम्पल हमने यूएसए में लिया था वही एग्जाम्पल हम इंडिया में लेके देखते हैं। मान के चलिए इंडिया में भी ऐसा कोई मैदान खाली है।
अब हर धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारा जो धार्मिक संस्थान है वो यहाँ पर बना दिया जाए। जैसे हिंदू धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि मंदिर बना दिया जाए, मुस्लिम धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं कि मस्जिद बना दी जाए, क्रिश्चियन डिमांड कर रहे हैं चर्च बना दिया जाए, बौद्ध डिमांड कर रहे हैं विहार बना दिया जाए, जैन डिमांड कर रहे हैं कि उनका मंदिर बनाया जाए। ओके, इसी प्रकार से और धर्म भी डिमांड कर रहे हैं। तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार यहाँ पे धर्मों को इग्नोर नहीं करेगी। ओके, अब भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार ये देखेगी कि उस स्थान पर किस धर्म के सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। मान के चलिए उस स्थान पर बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। उसके बाद सरकार ये देखेगी कि कौन कौन से धर्मों के जो मंदिर हैं या धार्मिक संस्थान है पहले से यहाँ बने हुए हैं। मान के चलिए वहां मंदिर पहले से था, मस्जिद पहले से थी, गिरजाघर पहले से था, गुरुद्वारा पहले से था, लेकिन वहां पर बौद्ध लोगों के लिए विहार नहीं था। ओके, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी बौद्ध लोगों की थी। तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? बौद्ध धर्म के लोगों को है। तो सरकार वहां पर एक क्या बना देगी? विहार बना देगी। ओके, सो सरकार यहाँ पर धर्म की भावनाओं को इग्नोर नहीं करेगी, जो भी निर्णय लेगी सभी धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखकर लेगी। ओके, अब फ्रेंड्स ये जो मैंने मैदान वाला एग्जाम्पल दिया था एक इमेजिनरी या काल्पनिक एग्जाम्पल था, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने दिया था। अब फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन इंडिया इज नीदर रिलीजियस नॉर इररिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस बट नॉन रिलीजियस इन नेचर। यानी कि इस प्रकार से भारत ना तो धार्मिक देश है, धार्मिक देश यानी कि जैसे कि पाकिस्तान है जिसका एक राज्य धर्म हो, ओके, और ना ही अधार्मिक देश है। अधार्मिक देश यानी कि जैसे कि अमेरिका है जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो सभी धर्मों से समान रूप से दूर है, और ना ही धर्म विरोधी है। अब धर्म विरोधी से क्या मतलब है? धर्म विरोधी से मतलब है जैसे कि फॉर्मर यूएसएसआर था, जैसे कि पहले वाला जो मतलब डिसइंटीग्रेशन से पहले का सोवियत संघ था। ओके, सो धर्म विरोधी देश मतलब ऐसा देश जहां पर धर्म पालन करने वालों से, धर्म को मानने वालों से नफरत की जाती हो, धर्म से नफरत की जाती हो। यानी कि यदि आप धर्म को मानते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी, इवन आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो भारत ऐसा भी नहीं है। तो भारत है कैसा? तो भारत गैर धार्मिक है। गैर धार्मिक यानी कि कोई भी एक धर्म देश का राज्य धर्म नहीं है, परंतु सरकार की नज़रों में सारे के सारे धर्म जो हैं वो समान हैं और सरकार सभी धर्मों के समान रूप से निकट है। ओके, सो सरकार का कोई भी एक फेवरेट धर्म नहीं है और जितने भी धर्म हैं वो सरकार के लिए समान है और सरकार सभी धर्मों के बारे में सोचेगी और सरकार सभी धर्मों के समान रूप से निकट है। ओके, सो यानी कि वो धार्मिक नहीं है लेकिन गैर धार्मिक है। अब फ्रेंड्स, दो नीदर इंडिया नॉर वेस्ट आइडेंटिफाई विथ एनी स्पेसिफिक रिलीजन एज देयर ऑफिशियल रिलीजन एंड दस आर सेक्युलर। यानी कि भारत और पश्चिमी देश किसी भी धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित नहीं करते, इसलिए वे दोनों ही पंथ निरपेक्ष हैं। ओके, सो भले ही भारत का और पश्चिमी देशों का पंथ निरपेक्षता को मानने का तरीका अलग अलग हो, फिर भी भारत किसी एक धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित नहीं करता और ना ही पश्चिमी देश किसी एक धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित करते हैं, इसलिए वे दोनों ही पंथ निरपेक्ष हैं यानी कि सेक्युलर हैं। अब फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि रिलीजियस कंट्री या धार्मिक देश क्या होता है? ठीक है, सो अ रिलीजियस कंट्री इज द वन विच रिलेट विथ वन स्पेसिफिक रिलीजन। ओके, यानी कि एक धार्मिक देश वो देश है, एक धार्मिक देश एक ऐसा देश है जो किसी विशिष्ट धर्म को राज्य धर्म की मान्यता प्रदान करे। ओके, सो एक ऐसा देश जो किसी विशिष्ट धर्म को राज्य धर्म की मान्यता प्रदान करे, जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन यानी कि राज्य धर्म क्या है? इस्लाम है। सऊदी अरब का ऑफिशियल रिलीजन यानी कि राज्य धर्म क्या है? इस्लाम है। बिल्कुल उसी प्रकार आयरलैंड और वेटिकन सिटी का जो ऑफिशियल रिलीजन है यानी कि राज्य धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है। ओके, सो अब क्या मतलब है इस बात का या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इस बात का कि कोई भी एक विशिष्ट धर्म किसी देश का राज्य धर्म हो? सो इस बात का ये मतलब है कि स्टेट विल टेक डिसीजंस कीपिंग इन माइंड द सेंटिमेंट्स ऑफ इट्स ऑफिशियल रिलीजन। यानी कि सरकार अपने राज्य धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि सऊदी अरब में कोई निर्णय लिया जाना है, यदि सऊदी अरब की सरकार को कोई कानून बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो सरकार क्या है, देश में कितने भी धर्म हो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म की
इस्लाम धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखेगी और उस धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेगी। तो ये मतलब हुआ रिलीजियस कंट्री या धार्मिक देश का। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले आइडियल यानी कि अगले आदर्श की तरफ। सो अगला आइडियल है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। सो समाजवाद क्या होता है? द एम ऑफ सोशलिज्म इज दैट द रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी मस्ट बेनिफिट एवरीबडी एंड ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट। यानी कि समाजवाद का उद्देश्य है कि समाज के संसाधनों का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ओके, और सभी की पहुंच राज्य के संसाधनों तक होनी चाहिए, ओके। तो समाजवाद क्या है? तो समाजवाद का जो एम है, उद्देश्य है, वो ये है कि जो समाज के संसाधन हैं, जो देश में रिसोर्सेस हैं या संसाधन हैं, उनका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये रिसोर्स या ये संसाधन क्या है? सो रिसोर्स या संसाधन उस स्रोत को कह सकते हैं, यानी कि उस सोर्स को कह सकते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सके। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई यूटिलिटी हो, जिसका कोई यूज हो, और जिसको यूज करके यानी कि जिसको उपयोग करके मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। जैसे कि पानी एक संसाधन है, वाटर इज अ रिसोर्स। कोयला एक संसाधन है, सोना भी एक रिसोर्स है, सोना एक संसाधन है। क्यों? ऐसे ही बहुत सारे संसाधन हैं। तो पानी संसाधन क्यों है? क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पानी पिए तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। और भी पानी के बहुत सारे यूज हैं, जैसे खेती में पानी का यूज होता है, हम पानी से नहाते हैं, ओके। सो पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, यानी कि बिजली भी बनती है। बिल्कुल उसी प्रकार कोयले का क्या यूज है? कोयले से हम बिजली बनाते हैं, यानी कि कोयले को हम ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं, ओके। बिल्कुल उसी प्रकार सोने का क्या यूज है, या फिर गोल्ड का क्या यूज है? तो गोल्ड क्या है? गोल्ड धन है, यानी कि मनी है एक तरह से। तो गोल्ड का यूज करके हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, ओके। तो संसाधन या रिसोर्स क्या है? संसाधन या रिसोर्स कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, ओके। सो हमारे चारों तरफ बहुत सारे संसाधन हैं, ओके। जैसे कि पानी एक संसाधन है। तो अब समाजवाद क्या कहता है या सोशलिज्म क्या कहता है कि जो समाज के संसाधन हैं, समाज के रिसोर्सेस हैं, उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिले। जैसे कि मान के चलिए फ्रेंड्स, पानी एक संसाधन है। अब नदी है, नदी में पानी बह रहा है, तो ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह, ओके, कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह उस पूरी की पूरी नदी पर कब्जा कर ले और उस पानी का उपयोग किसी और को ना करने दे। अब जब दूसरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो प्यास से मर जाएंगे, ओके। तो समाजवाद के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि नदी पर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समूह का कब्जा ना हो। नदी का जो पानी है वो हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति को उस नदी का पानी उपयोग करने की इजाजत हो, ओके। और जैसे मान के चलिए कोयले की कोई खदान है, तो ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति उस कोयले की खदान पर कब्जा कर ले, ओके। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको समाजवाद को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था। जैसे कि मान के चलिए एक देश है और उस देश में केवल 100 लोग रहते हैं और उस देश में 100 सोने के सिक्के हैं। तो अब समाजवाद ये कहता है कि ये जो सिक्के हैं इनको बराबर बराबर मात्रा में हर किसी को बांट दिया जाए, यानी कि हर व्यक्ति को एक सिक्का मिल जाए। तो सिंपलेस्ट भाषा में यही समाजवाद है, ओके। अब इट एंश्योर्स दैट नोबडी एक्सप्लॉइट्स द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एंड बिकम्स रिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर। यानी कि समाजवाद यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी समाज के संसाधनों का दुरुपयोग ना करे और दूसरों की कीमत पर स्वयं अमीर बन जाए, ओके। सो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी समाज के संसाधनों का दुरुपयोग ना करे और दूसरों की कीमत पर स्वयं अमीर ना बन जाए। तो क्या मतलब है इस बात का? इसको मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान के चलिए कोई कोयले की खदान है, एक कोल माइन है। तो अब ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति उस कोयले की खदान पर कब्जा कर ले, वो अकेला उसका स्वामी बन जाए और वो सारे कोयले को बेचकर स्वयं धनी बन जाए, स्वयं पैसे वाला बन जाए। उस कोयले से वो जितनी भी लाइट बनाए, उस बिजली का उपयोग वो स्वयं करे, ओके। और यदि वो दूसरों को उस लाइट को बेचे तो उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति सारे संसाधनों का दुरुपयोग करे, सारे संसाधनों को एक्सप्लॉइट कर ले और वो अकेला अमीर बन जाए और बाकी के लोग गरीब बन जाएं। तो ये चीज जो है ये समाजवाद के खिलाफ है। तो समाजवाद में क्या होना चाहिए कि यदि कोई कोयले की खदान है तो उस पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए।
तो अब समाज के बिहाफ में उस खदान की देखभाल कौन करेगा, उस खदान से कोयला कौन निकालेगा, सरकार निकालेगी। तो अब एक जो खदान है वो किसके इंचार्ज में होगी, सरकार के इंचार्ज में होगी, सरकार के पास होगी। तो सरकार अब इससे कोयला निकालेगी, बिजली बनाएगी, और जो बिजली बनेगी वो उसको कम कीमतों पर लोगों तक पहुंचाएगी, और उससे वो जो पैसा कमाएगी उसको पुनः लोगों के विकास में, लोगों के कल्याण के लिए लगाएगी। तो ये कहता है समाजवाद, यानी कि जो संसाधन है उसका जो बंटवारा है वो समान रूप से होना चाहिए, उसका फायदा हर किसी को मिलना चाहिए। अब फ्रेंड्स भारत में क्या है, तो अब हम भारत का केस भी देख लेते हैं। तो भारत में हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद को फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड्स एक्चुअल में जो मेन मतलब जो असली टाइप का सोशलिज्म होता है, यानी कि जो मेन सोशलिज्म है या जो ओरिजिनल वास्तविक समाजवाद का मॉडल है जो यूएसएसआर अपनाता था, हम उस मॉडल को नहीं अपनाते। तो यूएसएसआर में क्या होता था कि जो समाज के मतलब जो देश में जितने भी संसाधन हैं, देश में जितने भी रिसोर्सेस हैं, उसका स्वामी कौन है, उसका स्वामी कौन है, उसका स्वामी पूरा समाज है। और पूरे समाज का और पूरे देश का प्रतिनिधि कौन है, पूरे देश के प्रतिनिधि सरकार है। यानी कि देश के जितने भी संसाधन होते थे, कंट्री के जितने भी रिसोर्सेस होते थे, वो किसके पास होते थे, सरकार के पास होते थे। ओके, और कोई भी निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना अलाउड नहीं होता था। यानी कि देश में जितनी भी संपत्ति होगी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वो किसके पास होगी, सरकार के पास होगी। ओके, जैसे कि यदि कोई उद्योग लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो कौन लगाएगी, सरकार लगाएगी। यदि व्यापार करना है तो कौन करेगी, सरकार करेगी। ओके, उसके बाद जो पैसा सरकार व्यापार से कमाएगी या किसी उद्योग यानी कि इंडस्ट्री से कमाएगी, उसको वो लोगों के कल्याण के लिए लगाएगी। लेकिन ओके, सो यानी कि कोई भी निजी कंपनी, कोई भी निजी उद्योग, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति वहां पर अलाउ नहीं थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में हम किस चीज को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म को, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद को। सो लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद में क्या होता है कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं होता, यानी कि देयर इज नो कंप्लीट नेशनलाइजेशन। तो कंप्लीट नेशनलाइजेशन या संपूर्ण राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है कि जितनी भी संपत्ति हो, जितनी भी प्रॉपर्टी हो, उस पर केवल सरकार का अधिकार हो। क्यों, क्योंकि सरकार कौन है, सरकार समाज की प्रतिनिधि है। तो जितनी भी संपत्ति हो वो संपत्ति सरकार की हो, यानी कि वो संपत्ति पूरे समाज की हो, और कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री यानी कि कोई भी निजी उद्योग करने की अनुमति ना हो, कोई भी प्राइवेट ट्रेड यानी कि निजी व्यापार करने की अनुमति ना हो। तो भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या है, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था से यहाँ पर क्या आशय है, क्या मीनिंग है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी से यहाँ पर ये मीनिंग है कि यहाँ पर भारत में सरकार के पास भी संपत्ति है, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो निजी लोग हैं वो अपनी निजी संपत्ति भी रख सकते हैं, यानी कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। ओके, तो सरकार के पास भी अपनी प्रॉपर्टी है, सरकार के पास भी अपनी संपत्ति है, और जो लोग हैं वो भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति रख सकते हैं। अब जो सरकार है वो भी अपना उद्योग लगा सकती है, यानी कि सरकार भी इंडस्ट्रीज को लगा सकती है, सरकार भी व्यापार कर सकती है, यानी कि सरकार भी ट्रेड कर सकती है, और जो लोग हैं यानी कि जो भारत के सिटीजन्स हैं, जो भारत के लोग हैं, वो भी व्यापार कर सकते हैं, वो भी बिजनेस कर सकते हैं, वो भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, यानी कि वो भी उद्योगों को लगा सकते हैं, उद्योग शुरू कर सकते हैं। ओके, यानी कि भारत में सरकारी उद्योग भी होंगे और निजी उद्योग भी होंगे, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज भी होंगी और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी होंगी। तो जैसे कि जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बीएसएनएल क्या है, बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। भेल क्या है, भेल एक सरकारी कंपनी है। OIL क्या है, OIL एक सरकारी कंपनी है। तो ये क्या है, ये एक सरकार की कंपनीज हैं, यानी कि ये सरकार का बिजनेस है, ये सरकार का ट्रेड है। ओके, अब यदि हम भारत में प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो भारत में प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे कि रिलायंस जियो एक प्राइवेट कंपनी है। एयरटेल क्या है, एयरटेल एक प्राइवेट कंपनी है। गोदरेज एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, सो इस तरह से भारत में प्राइवेट कंपनीज भी हैं। इन्फोसिस एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, सो भारत में क्या सिस्टम है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो सरकार को भी ये अनुमति है कि सरकार अपना उद्योग लगा सकती है, यानी कि सरकार इंडस्ट्री शुरू कर सकती है, सरकार भी व्यापार कर सकती है, सरकार भी ट्रेड कर सकती है और पैसा कमा सकती है। और जो देश के लोग हैं वो भी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, यानी कि वो भी उद्योग शुरू कर सकते हैं। जो लोग हैं वो भी व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी हैं और सरकारी कंपनी भी हैं।
तो अब आप पूछेंगे कि सर फिर समाजवाद कहाँ गया, फिर हम समाजवाद को कैसे फॉलो करेंगे। तो भारत में समाजवाद को कैसे फॉलो किया जाता है कि अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो देश का गरीब तबका है, यानी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार देश के गरीब लोगों का ध्यान रखे। सरकार कल्याणकारी नियम बनाए, यानी कि वेलफेयर रूल्स बनाए। सरकार कल्याणकारी कानून बनाए, यानी कि वेलफेयर लॉज बनाए। ओके, और इन कल्याणकारी नियमों और कानूनों के अकॉर्डिंग सरकार क्या करे, सरकार देश के गरीब लोगों का ध्यान रखे। ओके, सो भारत में क्या सिस्टम है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार भारत के गरीब लोगों का, सरकार भारत के गरीब वर्ग का ध्यान रखेगी। जैसे कि सरकार उनके लिए अस्पताल खोलेगी, तो अब गरीब वर्ग जिनके पास इतना पैसा नहीं है जो कि निजी अस्पतालों में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके महंगा इलाज करवा सके, उनके लिए सरकारी अस्पताल हैं, तो वे सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। यदि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो निजी स्कूलों में, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में फीस दे सके, तो वो गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार स्कूल खोलेगी और हर कोई वहां पर जाके फ्री में एजुकेशन ले सकेगा। ओके, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश के गरीब लोगों को बहुत सस्ते कीमत पर खाना उपलब्ध कराए, बहुत सस्ते कीमत पर गेहूं चावल उपलब्ध कराए, सब्जियां उपलब्ध कराए। ओके, तो देश की गरीब जनता का ख्याल कौन रखेगा, सरकार रखेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरकार व्यापार कर सकती है, यानी कि सरकार की भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बीएसएनएल क्या है, सरकार की कंपनी है। भेल क्या है, सरकार की कंपनी है। ओआईएल क्या है, सरकार की कंपनी है। तो सरकार इन व्यापार के थ्रू, यानी कि इन इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या करती है, पैसा कमाती है। ओके, तो एक तो सरकार स्वयं व्यापार कर रही है और उसके थ्रू सरकार पैसा कमाती है। उसके अलावा जो लोग, यानी कि जो बिजनेसमैन हैं, जो भारत के प्राइवेट लोग हैं, वो लोग व्यापार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में हर किसी को बिजनेस करने की अनुमति है, हर कोई अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकता है। तो भारत में जो लोग पैसा कमा रहे हैं, ओके, यानी कि जिनका कोई इंडस्ट्री है, जिनका कोई ट्रेड करते हैं या फिर जो कहीं भी जॉब करते हैं, यानी कि जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं, अब उनको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है, यानी कि कर देना पड़ता है। उसके अलावा हम जितनी भी चीजें खरीदते हैं, उन हर चीज पर हमको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो हमें हर चीज पर जो हम खरीदते हैं उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। उसके अलावा हम जो भी पैसा कमाते हैं उस पर हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो भारत में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी कि प्रगतिशील कराधान। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती जाए, जैसे मान के चलिए आपने एक कंपनी शुरू की, शुरू में उस कंपनी वो कंपनी जो है बहुत कम पैसा कमा रही है, मान के चलिए आपकी कंपनी 2 लाख रुपए से भी कम कमा रही है, तो शुरू में आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जब आपकी कंपनी और पैसा कमाने लगेगी तो फिर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। फिर आपकी कंपनी और पैसा कमाएगी तो आपको सरकार को और टैक्स देना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब आपकी कंपनी बहुत पैसा कमाने लगेगी तो आपको सरकार को बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का या प्रगतिशील कराधान का मतलब यह है कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम है, जो जितना ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसी अनुपात में, उसी रेशो में उसको सरकार को उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सरकार को टैक्स भी बढ़ जाएगा। ओके, तो अब सरकार कहां कहां से पैसे कमा रही है, सरकार हर चीज पर आपसे टैक्स ले रही है। जो भी वस्तु आप खरीदते हैं उस पर आपसे टैक्स ले रही है, जो भी सर्विस या सेवा आप लेते हैं उस पर आपसे टैक्स ले रही है, जो भी आप कमाई करते हैं, आप भले ही नौकरी करें, किसी को कोई सर्विस दें, आप कोई व्यापार करें, आप कोई उद्योग लगाएं, आपको हर चीज पर सरकार को टैक्स देना है। ओके, तो आपने जो इनकम की उस पर आपको सरकार को टैक्स देना है, आपने जो भी वस्तुएं खरीदी उन पर आपको सरकार को टैक्स देना है। सरकार खुद भी पैसा कमा रही है। उसके बाद सरकार ने जो जितना भी पैसा कमाया, इस सारे के सारे पैसे का उपयोग सरकार देश के गरीब वर्ग के, यानी कि देश के गरीब लोगों के कल्याण के लिए करेगी। तो इस तरह से हम समाजवाद को फॉलो करते हैं ताकि जो देश का गरीब वर्ग है वो कहीं रेस में पीछे ना छूट जाए। तो देश के गरीब वर्ग का ध्यान कौन रखेगा, सरकार रखेगी। और सरकार के पास इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं, तो जो लोग खुद बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो सरकार को कर देंगे और फिर सरकार उस पैसे का उपयोग करके गरीब लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार से हम समाजवाद को फॉलो करते हैं और इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद। अब फ्रेंड्स हम अगले आइडियल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक। सो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी क्या है? सो डेमोक्रेसी इज दैट सिचुएशन वेयर डिसीजंस आर मेड बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जहां निर्णय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा लिए जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी वो शासन प्रणाली है, डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर लोग अपने कानून खुद बनाते हैं, वेयर पीपल मेक्स लॉ फॉर देमसेल्व्स, जहां पर लोग अपने लिए निर्णय स्वयं लेते हैं। ओके, तो अब जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है वो दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि किसी भी एक दिन देश के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और फिर वो लोग डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद करते हैं और वे क्या करते हैं, वे कानून बनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी बड़े देश में जैसे कि भारत, तो जैसे भारत की जो आबादी है वो 130 करोड़ से ज़्यादा है, तो जो अब आप इमेजिन कीजिए, क्या ऐसा संभव है कि 130 करोड़ लोग एक दिन एक स्थान पर इकट्ठे हों, उसके बाद वो लोग आपस में बात करें और फिर वो लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच के कानून बनाएं? तो आप कहेंगे कि सर ये तो संभव ही नहीं है, संभव छोड़ो, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जो बहुत बड़े देश होते हैं जैसे कि भारत है, अमेरिका है, यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या फॉलो किया जाता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ओके, और फिर जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि हैं, ये लोगों के लिए कानून बनाते हैं। सो ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द वॉइस ऑफ एवरीबडी बी हर्ड एंड बी मेड पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि लोकतंत्र में आवश्यक होता है कि सभी की आवाज़ सुनी जाए और निर्णय लेने का हिस्सा बनाए जाए। ओके, सो क्या मतलब है इस बात का? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोगों का शासन, जहां लोग शासन करें। ओके, यानी कि लोकतंत्र में ये बहुत आवश्यक होता है कि देश के हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाए, भले ही व्यक्ति कितना भी अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ये बात महत्व नहीं रखती। महत्व ये रखता है कि हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाए। यदि देश में कोई भिखारी भी रहता है तो उसकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए और उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो भी देश की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, देश के कानून है, उसका हिस्सा बनाई जानी चाहिए। ओके, अब डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रॉन्ग इफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल कंसल्ट विद पीपल about their wishes and people give their opinion which is in their interest as well as in the interest of society। तो अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि ऐसा क्या किया जाए कि लोगों की आवाज़, देश के हर व्यक्ति की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके, देश की हर व्यक्ति की आवाज़ निर्णय लेने का हिस्सा बन सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि, तो लोकतंत्र कब मजबूत होगा, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो लोगों से उनकी इच्छा के बारे में परामर्श लें। ओके, वो लोगों से उनकी इच्छा के बारे में परामर्श करें। जो आपने प्रतिनिधि चुने हैं, अभी उन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि जिसने उनको वोट दिया है वो उन लोगों के पास जाए और उन लोगों से परामर्श करे कि आपकी क्या इच्छा है, आप किस प्रकार के कानून चाहते हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, हम आपकी समस्याओं को किस प्रकार से हल कर सकें। ओके, आपकी क्या राय है, किस प्रकार के कानून बनना चाहिए। और लोग भी कोई फालतू के परामर्श ना दें, लोग वो परामर्श दें जो लोगों के हित में हो और संपूर्ण देश के हित में हो, संपूर्ण समाज के हित में हो। जैसे किसी 21 साल के बच्चे, मतलब किसी 21 साल के पुरुष से पूछा जाए, किसी 21 साल के व्यक्ति से पूछा जाए कि आप किस प्रकार के कानून चाहते हैं या आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं देश की सरकार से, तो वो इस प्रकार के फालतू के एडवाइस ना दे कि कोई नया वीडियो गेम लॉन्च किया जाए, ओके, या फिर उसको प्ले स्टेशन दिलवा दिया जाए, या फिर एक सुंदर कन्या से उसका विवाह करवा दिया जाए। इस प्रकार के वो परामर्श ना दे। उसे किस प्रकार के परामर्श देना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव आने चाहिए। उसको क्या परामर्श देना चाहिए कि स्कूलों के जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। मान के चलिए कोई अस्पताल है और आप अस्पताल गए, आपने ये देखा कि वहाँ पर डॉक्टर आपकी बात नहीं सुन रहा है और अस्पताल में ऐसे उपकरण भी नहीं है जिनसे कि आपका इलाज किया जा सके। तो अब आपको सरकार को ये परामर्श देना है कि सबसे पहले तो आप ऐसे डॉक्टरों की भर्ती करें जो कम से कम लोगों की बात तो सुने, और जो डॉक्टर लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं उनको दंडित किया जाए, उनको नौकरी से बाहर निकाला जाए। उसके अलावा अस्पताल में कम से कम इतने उपकरण तो उपलब्ध कराएं कि लोगों का इलाज सही से किया जा सके। तो आपको ऐसे एडवाइस देने हैं जो आपके हित में हो और जो संपूर्ण देश के हित में हो। ओके, क्यों? क्योंकि देश का राजा कौन है? देश के राजा आप हैं। देश किसको चलाना है? आपको चलाना है।
अब फ्रेंड्स, a responsible media helps people to communicate their wishes to the government and strengthens the democracy. यानी कि एक जिम्मेदार मीडिया का यह कर्तव्य होता है कि वह सरकार के अच्छे बुरे कार्य लोगों तक पहुंचाए और लोगों की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाने में मदद करे, जिससे लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ हो सके। क्या मतलब है इस बात का? फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मीडिया है वो क्या है, वो सरकार का चौथा स्तंभ है। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट। मीडिया का क्या काम है? मीडिया का ये काम है कि सरकार जो भी काम कर रही है, सरकार अच्छे काम कर रही है, सरकार बुरे काम कर रही है, उस हर काम को लोगों तक पहुंचाए, ताकि जब अगला चुनाव हो तो लोग सरकार ने यदि अच्छे काम किए हैं तो सरकार को पुरस्कृत कर सके, उसको पुनः जिताकर, और यदि सरकार ने बुरे काम किए हैं तो सरकार को दंडित कर सके उस पार्टी की सरकार को हराकर। उसके अलावा मीडिया का ये काम है कि लोगों की इच्छाएं सही सही तरीके से सरकार तक पहुंचाए, ताकि सरकार वे नियम बना सके, वे कानून बना सके जो लोग चाहते हैं, सरकार लोगों की इच्छाओं को लागू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, मीडिया का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मीडिया लोगों तक सरकार के कामों के बारे में बात बताए और सरकार तक लोगों की इच्छाओं के बारे में बताए, और इससे क्या होगा, इससे लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट्स क्या हैं, यानी कि कौन कौन से खतरे हैं लोकतंत्र पर या डेमोक्रेसी पर। तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ा जो थ्रेट है, वो है इलिटरेट पॉपुलेशन, यानी कि अशिक्षित आबादी। अशिक्षित आबादी यानी कि हम जानते हैं, पहली चीज़ तो हमारे देश की आबादी बहुत अधिक है, उसके अलावा उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो इलिटरेट हैं। अब इलिटरेट पॉपुलेशन होने से क्या दिक्कत है कि मान के चलिए सरकार कोई बिल लेके आई, सरकार किसी भी चीज़ से संबंधित कोई कानून लेके आई। अब जब आप यही नहीं जानते हैं कि बिल क्या होता है, आप यही नहीं जानते हैं कानून क्या होता है, आप इस बात का मतलब ही नहीं समझ पाए कि उस कानून में लिखा क्या है और उससे क्या हो सकता है, उससे क्या परिणाम समाज पे पड़ेगा, उससे क्या परिणाम आप पे पड़ेगा, तो आप सरकार के किसी भी लाए हुए कानून का समर्थन कैसे करेंगे या उसका विरोध कैसे करेंगे? आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है ना कि क्या सही है क्या गलत है। अशिक्षित आबादी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि यदि आबादी अशिक्षित हो तो सरकार उसे बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना सकती है। सरकार उससे झूठे वादे कर कर, उसको भले ही सरकार ने गलत काम किए हों, उन कामों को सही दिखाकर सरकार अपनी आबादी को बेवकूफ़ बना सकती है और दूसरे चुनाव में पुनः उस आबादी से, उन लोगों से वोट ले सकती है। तो अशिक्षित आबादी या इलिटरेट पॉपुलेशन सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कानून सही है, कौन सा कानून गलत है, किस कानून से आपके ऊपर और समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि सरकार कोई गलत काम करती है तो आपके पास ये समझने के लिए इतनी शिक्षा होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि सरकार ने क्या गलत किया है, और यदि सरकार ने कुछ गलत किया है तो आप सरकार को दंडित कर सकें अगले चुनाव में उस पार्टी को वोट ना देकर। अब अगला जो खतरा है वो है इररिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि गैर जिम्मेदार प्रतिनिधि। इररिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव या गैर जिम्मेदार प्रतिनिधि से क्या मतलब है कि आपने जिन लोगों को चुना, जो आपके नेता हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं, वो गैर जिम्मेदार ना हो। गैर जिम्मेदार का मतलब वो ये ना भूल जाएं कि वास्तव में उनको क्यों चुना गया है, वास्तव में उनका कार्य क्या है, जनता की सेवा करना, लोगों का कल्याण करना। क्यों? क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। वो ऐसा ना करने लगे कि वो रिश्वत लें और वो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे रहें, वो अपनी शक्तियों को दुरुपयोग करें और वो ऐसे कानून बनाए जो उनकी शक्तियों में वृद्धि करें और जनता का और अधिक शोषण करें। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको जिम्मेदार होना चाहिए कि वो लोगों से उनकी इच्छाओं को पूछें, वे वो कानून बनाएं जो लोगों के हित में हो, वे वो कानून बनाएं जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करें। वे ऐसा ना करें कि वे रिश्वत लेने लगें, वे भ्रष्टाचार करने लगें, या फिर वे ऐसे कानून बनाएं वे ऐसे कानून ना बनाएं जो लोगों का शोषण करें, वे ऐसे कानून ना बनाएं जो उनकी शक्तियों में और अधिक इजाफा करें। रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रतिनिधि हैं उनको जिम्मेदार होना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। उसके बाद अगला खतरा जो है डेमोक्रेसी के लिए वो है पक्षपाती मीडिया, यानी कि बायस्ड मीडिया। तो बायस्ड मीडिया, पक्षपाती मीडिया का मतलब क्या है कि जैसे आपने आजकल गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा जो बहुत चल रहा है न्यूज़ में। तो गोदी मीडिया, पक्षपाती मीडिया, बायस्ड मीडिया, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है, मान के चलिए कोई न्यूज़ चैनल है। अब न्यूज़ चैनल भी क्या है, एक तरह से एक प्राइवेट कंपनी है। तो उसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी राजनीतिक गुट से क्या किया, बहुत सारे पैसे खा लिए। अब मान के चलिए उस राजनीतिक गुट की सरकार है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ इमेजिनरी, मान के चलिए उस गुट की सरकार है। तो
इस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। तो अब भले ही वो जो सरकार है वो कितने भी गलत काम करे, भले ही वो सरकार लोगों ऐसे कानून बनाए जो लोगों के हित में ना हो, भले ही वो सरकार ऐसे काम करे जो लोगों का शोषण करें, लेकिन अब मीडिया चूंकि सरकार से पैसे खा चुकी है तो मीडिया क्या करेगी, मीडिया सरकार के बुरे कामों को दिखाएगी ही नहीं। मीडिया सिर्फ वो काम दिखाएगी जो सरकार के अच्छे काम हैं। इवन सरकार के जो बुरे काम हैं उनको भी उनमें भी क्या बोलते हैं, उनमें भी हस्तक्षेप करके, सॉरी हस्तक्षेप करना सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड है तोड़ मरोड़ के पेश करना, तोड़ मरोड़ के पेश करना। ओके, सो जो सच्चाई है, मीडिया आपको सच्चाई ना दिखाए, मीडिया आपको न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में सच्चाई ना दिखाए, और सच्चाई को ना दिखाकर मीडिया उस बात को इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करे कि आपको सरकार का गलत काम भी सही दिखाई दे। ओके, तो मीडिया सरकार के किसी भी गलत काम को भी इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करे, इस तरह से उसको अच्छा बना दे कि आपको वो काम भी अच्छा दिखाई दे, यानी कि बुरा काम भी अच्छा दिखाई दे। ओके, सो किसी भी लोकतंत्र में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यदि मीडिया सरकार के सही सही कामों को लोगों तक पहुंचाए तो लोग उसके अकॉर्डिंग सरकार का निर्णय कर सकते हैं। यदि मीडिया सही सही चीज़ें दिखाए कि यदि सरकार ने कोई गलत काम किया है तो मीडिया उस गलत काम की जानकारी, उस गलत काम की खबर लोगों तक पहुंचाए, तो फिर लोग अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में सरकार को वोट नहीं देंगे। ओके, और इस तरह से लोग उस सरकार को दंडित कर पाएंगे। तो मीडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला है पैरोकियल थिंकिंग, यानी कि संकीर्ण सोच। तो पैरोकियल थिंकिंग या संकीर्ण सोच का मतलब क्या है कि हमारे देश के जो लोग हैं, मतलब ज़्यादातर, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत ज़्यादा संकीर्ण है। वो लोग वोट किस बात पे वोट देते हैं, वो लोग जाति के लिए वोट देते हैं। भले ही आप जानते हैं कि एक जो दूसरा उम्मीदवार है वो सही है, वो आपके लिए और आपके इलाके के विकास के लिए काम करेगा, लेकिन वो चूंकि दूसरी जाति का है तो आप उसको वोट नहीं देंगे। आप किसको वोट देंगे? जो आपकी जाति का है, भले ही वो कितना भी खराब हो, लेकिन चूंकि वो आपकी जाति का है तो लोग उसी को वोट देंगे। तो लोग किस आधार पर वोट देते हैं? लोग इस आधार पर वोट देते हैं कि कोई जो उम्मीदवार है वो आपकी जाति का है, वो आपके धर्म का है। जब आप दूसरी जाति के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते तो दूसरे धर्म के उम्मीदवार को वोट कैसे देंगे? ओके, तो लोगों की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण है। लोग सरकार के किसी भी निर्णय को इसलिए सपोर्ट या अपोज नहीं करते, यानी कि उसका इसलिए समर्थन नहीं करते या उसका इसलिए विरोध नहीं करते कि वो सही है या गलत है। लोग सरकार के किसी भी निर्णय का समर्थन या विरोध इसलिए करते हैं कि क्या वो जो डिसीजन है, क्या वो जो निर्णय है वो उनकी कम्युनिटी, उनके संप्रदाय के लिए सही है और जो दूसरे संप्रदाय है उसके विरोध में है। ओके, जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक बार क्या हुआ कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि वो बेंगलोर मेट्रो से हिंदी का आखिरी शब्द तक मिटा देंगे। और आप इमेजिन कीजिए, वहां के बहुत सारे लोगों ने सरकार के इस निर्णय का, इस डिसीजन का समर्थन किया। क्यों? एक्चुअल में उनका उससे उनकी लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि ये जो डिसीजन था, ये जो निर्णय था वो हिंदी विरोधी था, इसलिए लोगों ने इस डिसीजन का समर्थन किया। ओके, सो भले ही सरकार का कोई निर्णय, सरकार का कोई डिसीजन या सरकार की कोई पॉलिसी आपको किसी भी तरह से इफेक्ट ना करती हो, आप पर कोई प्रभाव ना डालती हो, लेकिन यदि वो दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरी भाषा या दूसरे क्षेत्र के लोगों को बुरा करता हो, उनके लिए खराब हो, तो भी लोग सरकार के उस निर्णय का समर्थन करते हैं। तो ये होता है संकीर्ण सोच, यानी कि आप अपने आप को एक भारतवासी मान ही नहीं पाए, आप अपने आप को एक भारत का नागरिक मान ही नहीं पाए, आप अपने आप को अपने क्षेत्र का नागरिक मानते रहे, अपने प्रदेश का नागरिक मानते रहे, आप अपने आप को एक भाषा से रिलेट करते मानते रहे, आप अपने आप को एक जाति से रिलेट करके मानते रहे। आप ये सोच ही नहीं पाए कि आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा या किसी भी चीज से पहले आप एक भारत के नागरिक हैं। आपका कर्तव्य ये है कि भारत जो देश है उसका भला हो, भारत का हित साधा जाए, भारत का हर नागरिक आपका भाई है। ओके, सो लोगों की सोच संकीर्ण है और इस संकीर्ण सोच का फायदा सरकार उठाती है और इस प्रकार से लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। सरकार जानती है कि यदि वो ऐसा कोई निर्णय देगी जो दूसरी जाति को टारगेट करे, जो दूसरे धर्म को टारगेट करे, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इसका समर्थन करेंगे और सरकार इस बात का फायदा उठाती है। ओके, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम सरकार के किसी भी निर्णय का समर्थन या विरोध इस बात पर करें कि क्या वो निर्णय संपूर्ण देश के लिए सही है, क्या वो निर्णय संपूर्ण समाज के लिए सही है या नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम अगले आइडियल की तरफ चलते हैं जो कि है रिपब्लिक या गणतंत्र। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? तो रिपब्लिक इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पीपल आर सुप्रीम,
यानी कि गणतंत्र वह राजनीतिक व्यवस्था है जहां लोग सर्वोच्च हैं। और देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर, यानी कि कोई वंशानुगत शासक नहीं है। तो वंशानुगत शासक या हेरिडिटरी रूलर से क्या मतलब है? तो हेरिडिटरी रूलर का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वंशानुगत शासन से मतलब होता है कि जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा। लेकिन चूंकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनता। ओके, अब होता क्या है फिर? यदि राजा का बेटा राजा नहीं बनता तो क्या होता है? तो द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ फिक्स टर्म, यानी कि जो राज्य का प्रमुख है, जो देश का प्रमुख है, उसको लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे कि जो भारत का प्रमुख है, जो भारत पूरे देश का हेड है, जो पूरे देश का मुखिया है, वो कौन है? राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है, बल्कि क्या सिस्टम है कि राष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है और 5 वर्षों की अवधि के बाद राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है और उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं और एक नया राष्ट्रपति गद्दी पर बैठता है। ओके, तो रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या है? कि जहां राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जहां पे लोग अपने देश के मुखिया को चुनेंगे, लोग अपने देश के मुखिया को एक निश्चित अवधि के लिए चुनेंगे और वो अवधि खत्म हो जाने के बाद पुनः दोबारा चुनाव होंगे और फिर लोग दोबारा एक नए मुखिया को चुनेंगे। ओके, सो देश का जो हेड है, देश का जो मुखिया है, वो वंशानुगत नहीं होता है, वो एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति को देश के लोग चुनते हैं। ओके, इसलिए भारत एक गणतंत्र या रिपब्लिक है। अब फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज की ओर। So the very statement that the people of India empowered the Constitution of India was challenged in Supreme Court in कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, यानी कि जो प्रियम्बल है, उसकी पहली लाइन और आखिरी लाइन, यानी कि हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का ये मतलब है कि भारत के संविधान को किसने बनाया है? भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है। भारत के संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है? What is the source of the powers of the constitution? So भारत के संविधान की शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था, इसको सुप्रीम कोर्ट में कहर सिंह बनाम भारत संघ मामला 1989 में चुनौती दी गई। ओके, सो भारत के लोगों ने भारत के संविधान को शक्ति प्रदान की है। इस बात को कहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तो क्या कहा गया? तो ये कहा गया, जैसे कि कहर सिंह की तरफ से क्या वो था, क्या उसका स्टैंड था? तो उसका स्टैंड ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब भारत का संविधान बना, तो मैं संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। ना ही मेरे पिताजी संविधान सभा का हिस्सा थे, ना ही मेरे दादा और ना ही मेरे परदादा संविधान सभा का हिस्सा थे। बिल्कुल उसी प्रकार ना ही मेरे पड़ोसी या मेरे शहर के कोई भी व्यक्ति संविधान सभा का हिस्सा था और ना ही उनके जो पूर्वज थे वो संविधान सभा के हिस्सा थे। तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया? हम भी तो भारत के लोग हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में था क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें पार्टीशन के बाद इंडिया में 299 मेंबर्स बचे थे और उसमें से 284 यानी कि 284 मेंबर्स ने भारतीय संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पर, अंतिम ड्राफ्ट पर सिग्नेचर किए थे। यानी कि यदि हम इफेक्टिवली बात करें तो भारत के संविधान को केवल 284 लोगों ने बनाया, 284 लोगों ने बनाया। तो अब आप कहेंगे कि नहीं सर, ये जो 284 लोग थे वो भारत के लोगों के प्रतिनिधि थे। तो हम टेस्ट कर लेते हैं कि वास्तव में ये लोग कितने प्रतिनिधि थे। सो फ्रेंड्स, ये जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, इनको किस प्रकार से चुना गया था? तो इनकी 2 कैटेगरी थी। सबसे पहले कौन से थे? सबसे पहले थे वो जो प्रिंसली स्टेट्स द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, यानी कि देसी रियासतों द्वारा मनोनीत किए गए थे। तो जो सदस्य देसी रियासतों से आए थे उनको किसने मनोनीत किया था? उनको वहां के राजा ने मनोनीत किया था। तो वो वास्तव में वहां की जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, वो उन राजा के प्रतिनिधि थे। राजा ने लोगों से नहीं पूछा था उनको मनोनीत करने से पहले कि क्या आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं या नहीं, क्या इस व्यक्ति को भेजा जाए या नहीं। तो वो वहां पर राजा के इंटरेस्ट को
बचा रहा था, वो वहां पर राजा के हित को रख रहा था। ओके, सो वो क्या कर रहे थे, वो वहां पर अपने राजाओं के हित का प्रदर्शन कर रहे थे। ओके, सो वो जो व्यक्ति थे वो वास्तव में किसके प्रतिनिधि थे, वो अपने राजा के प्रतिनिधि थे, वो उस राज्य की जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। तो ये तो बात हुई प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतों की। अब दूसरी तरफ ऐसे मेंबर्स थे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से चुने गए थे, यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए थे, यानी कि ऐसे प्रांत जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था। ओके, उस वक्त तो भारत आजाद हो गया, लेकिन ऐसे प्रांत जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था, ऐसे प्रांत जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था, उन प्रांतों से चुने गए थे। अब ऐसे जो प्रांत थे, ओके, सो 1947 में फिर भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद कर दिया गया था। लेकिन उसके पहले की स्थिति क्या थी, उसके पहले की स्थिति ये थी कि जो भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे उन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था। तो जो भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे, यानी कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी, उसमें क्या था कि उनमें एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, यानी कि प्रांतीय विधायी परिषद होती थी। और जो ये प्रांतीय विधायी परिषद थी, उसके सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। ओके, तो अब पहली बात तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको सीधे सीधे लोगों ने नहीं चुना। उनको किसने चुना, प्रांतीय विधायी परिषद यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों ने चुना। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। अब आप कहेंगे कि ओके सर, कोई बात नहीं, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन है, भले ही अप्रत्यक्ष चुनाव है, तो क्या हुआ, कम से कम जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि प्रांतीय विधायी परिषद थी, उसके सदस्यों को तो लोगों ने चुना था। तो फ्रेंड्स, ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त मताधिकार बहुत कम लोगों के पास था। वोटिंग राइट जो था वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। भारत के सभी नागरिकों को वोट करने का अधिकार नहीं था। जो वोट करने का अधिकार था वो बहुत कम लोगों के पास था, जिसका आधार आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी संपत्ति, आप सरकार को कर कितना देते हैं, इन सब के आधार पर रखा गया था। तो भारत के बहुत सारे लोगों के पास वोटिंग अधिकार था ही नहीं। ओके, सो चूंकि भारत के सभी लोगों के पास वोटिंग अधिकार नहीं था, तो भारत के सभी लोगों ने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी यानी कि प्रांतीय विधायी परिषद थी, उनके सदस्यों को नहीं चुना। तो यानी कि जो प्रांतीय विधायी परिषद थी, उनके जो सदस्य थे वो भारत की जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। और फिर जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको किसने चुना, ये प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों ने चुना। यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो तो भारत की जनता के प्रतिनिधि थे ही नहीं। तो ये आर्गुमेंट दिया गया इस केस में और कहा गया कि वास्तविकता में भारत की जनता ने भारत के संविधान को शक्ति नहीं दी है, क्योंकि संविधान जिसने बनाया वो भारतीय जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे ही नहीं। तो अब कोर्ट ने क्या कहा, तो बट सुप्रीम कोर्ट सेड दिस स्टेटमेंट इज अ लीगल फिक्शन बट अ कंक्लूसिव असम्पशन विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड टेस्टेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि न्यायालय ने ये कहा, न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना। ओके, सो न्यायालय ने इस बात को खारिज किया और न्यायालय ने संविधान को सर्वोपरि माना, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भारत के संविधान को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आप स्वयं सोचिए कि वास्तव में विधायिका यानी कि पार्लियामेंट, संसद को किसने शक्ति दी, संविधान ने। देश की कार्यपालिका को किसने शक्ति दी, संविधान ने। और देश की न्यायपालिका को किसने शक्ति दी, संविधान ने। तो सुप्रीम कोर्ट को किसने शक्ति दी, संविधान ने। तो सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियों का स्रोत कौन है, संविधान है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियों का स्रोत संविधान है, तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान को किस प्रकार से खारिज कर सकता है। ओके, तो संविधान, तो सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियों का स्रोत कौन है, सोर्स, हु इज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की समस्त शक्तियों का स्रोत संविधान है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति नहीं है कि वो संविधान को अवैध घोषित कर सके। तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संविधान जो है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोपरि है। ओके, और संविधान पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, संविधान के खिलाफ किसी भी न्यायालय में केस दायर नहीं किया जा सकता। और चूंकि भारत देश की नींव जो है वो किस पर रखी हुई थी,
वो संविधान पर रखी हुई थी। भारत की नींव कौन था? संविधान था। तो यदि संविधान अवैध हो जाता तो पूरा जो भारत देश था, पूरे भारत की जनता थी, वो दिक्कत में आ जाती, वो प्रॉब्लम में आ जाती। ओके, भारत में एनार्की हो जाती, यानी कि अराजकता फैल जाती। इसलिए संविधान को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता था। संविधान जो है वो पूरे भारत देश का बेस है। संविधान पूरे भारत देश की नींव है। भारत के संविधान के ऊपर पूरे भारत को बनाया गया। ओके, सो संविधान को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और देश का संविधान सर्वोपरि है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम अगली टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, यानी कि इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ट्रेडिशनल व्यू वाज दैट प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज even if preamble was to be dropped from the constitution would continue to function। यानी कि पारंपरिक दृष्टिकोण यह था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उद्देशिका जो है, संविधान की उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो क्या कारण है, क्यों नहीं है? तो पहला कारण यह है कि यदि उद्देशिका को संविधान से हटा दिया जाए तो भी संविधान सही से कार्य करेगा। अब जैसे कि कल मैंने आपको फ्लावर पॉट का एग्जाम्पल दिया था, तो मान के चलिए आपके घर में फ्लावर पॉट है। अब यदि आप उस फ्लावर पॉट को उठा के घर से बाहर भी फेंक दें, उस फूलदान को उठाकर घर से बाहर भी फेंक दें, तो भी क्या आपका घर काम नहीं करेगा? डेफिनेटली आपके घर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका घर जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अभी काम करेगा। ओके, तो बिल्कुल उसी प्रकार से चूंकि जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, वो संविधान का एक सजावटी ऑर्नामेंटल पार्ट है। इसलिए यदि उद्देशिका को संविधान से हटा भी दिया जाए तो भी संविधान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरा कारण यह था कि प्रियम्बल डज नॉट कन्फर नॉर इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि उद्देशिका ना ही तो सरकार की किसी भी अंग को शक्ति प्रदान करती है और ना ही उनकी शक्तियों को सीमित करती है। तो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जो संविधान की उद्देशिका है, ना ही तो वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनमें से किसी को भी शक्ति नहीं देती है, ना ही इनकी शक्तियों पर अंकुश लगाती है। तो यानी कि जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है उसका काम ही बहुत कम है, या फिर उसका बहुत थोड़ा सा काम है। ओके, तो उसका जो प्रैक्टिकल यूज है, उसका जो वास्तविक प्रयोग है, वो ना के बराबर है। इसलिए यदि उसको संविधान से हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस कारण से जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इन री बेरुबरी केस 1960 हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने री बेरुबरी वाद 1960 में माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ओके, सो 1960 में जब री बेरुबरी केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स डिसीजन इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1773 होल्डिंग दैट प्रियम्बल इज इंडीड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1773 में अपने फैसले को उलट दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो री बेरुबरी केस में फैसला दिया था कि प्रस्तावना यानी कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब अपने फैसले को उलट दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का एक हिस्सा है। ओके, सो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1773 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि जो प्रियम्बल है यानी कि उद्देशिका है वो संविधान का एक हिस्सा है। अब फ्रेंड सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को क्यों उल्टा और उसने डिसीजन क्यों दिया। सो फ्रेंड्स, ये सब हम जानते हैं कि संविधान के जो प्रावधान हैं वो समय के साथ आउटडेटेड हो सकते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो समय के साथ अपने आप को ना डाल पाएं। ओके, यानी कि क्योंकि संविधान कब बनाया गया? हमारे संविधान को 1950 में लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था और हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित कर दिया गया था, यानी कि एनेक्ट कर दिया गया था। ओके, अब मान के चलिए समय आगे बढ़ा, 1970 आई, 1980 आई। ओके, अब समय के साथ जो संविधान के प्रावधान थे वो अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं रख पाए। ओके, और क्या हुआ कि अब जो वो प्रावधान है वो समय के अनुकूल नहीं बचे, समय बदल गया और अब हमें कुछ और प्रावधानों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो पुराने प्रावधान हैं, मान के चलिए वो समस्याओं को हल करने की जगह पे वो समस्याओं को और अधिक बढ़ा रहे हैं।
तो अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाएगा, ऐसी अवस्था में संविधान में संशोधन किया जाएगा। और हम जानते हैं कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान के अनुच्छेदों को संशोधित कर सकता है, यानी कि अमेंड कर सकता है। ओके, और आर्टिकल 368 में प्रोसीजर भी दी हुई है कि संविधान के किन अनुच्छेदों को किस प्रकार से अमेंड यानी कि संशोधित किया जाए। ओके, यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग सिर्फ संविधान को अमेंड किया जा सकता है। ओके, अब फ्रेंड्स मान के चलिए समय आगे बढ़ा और हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि संविधान के किसी प्रावधान को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ गई। ओके, क्योंकि वो जो प्रावधान था वो समय के अनुकूल नहीं था, उससे समस्या जितनी हल नहीं हो रही थी उससे अधिक समस्या बढ़ रही थी। तो हमारे देश की संसद ने क्या किया कि संविधान के उस प्रावधान को संशोधित कर दिया, यानी कि अमेंड कर दिया। अब प्रियम्बल क्या है, यानी कि उद्देशिका क्या है, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि प्रियम्बल या फिर उद्देशिका संविधान का सार है, यानी कि संविधान का एसेंस है, उसमें संविधान की समरी है, यानी कि संविधान का सारांश है। ओके, तो अब चूंकि संविधान में संशोधन हो चुका है और प्रियम्बल यानी कि जो उद्देशिका है यदि वो संविधान का हिस्सा नहीं है तो उसमें आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो अब संविधान कुछ और बोलेगा और उद्देशिका कुछ और बोलेगी। संविधान में कुछ और लिखा होगा और उद्देशिका में कुछ और लिखा होगा। क्यों? क्योंकि जो संविधान का प्रावधान है उसे बदला जा चुका है, वो बदला जा चुका है, लेकिन जो उद्देशिका है उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाया गया है। यानी कि उद्देशिका कुछ और बात कहेगी और जो संविधान है वो कुछ और बात कहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि आपको उद्देशिका को संविधान के अकॉर्डिंग अपडेट रखना है, यानी कि जो संविधान कह रहा है वही बात उद्देशिका भी कहे, उद्देशिका जो है वो संविधान की सही समरी दिखाए, तो उद्देशिका में संशोधन करना आवश्यक है। और यदि उद्देशिका में संशोधन करना है तो उसको हमें संविधान का हिस्सा मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो संविधान का हिस्सा है तभी उसमें यदि वो संविधान का हिस्सा है तभी उसमें आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाना संभव है। ओके, सो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये डिक्लेयर कर दिया, अपने पुराने निर्णय को उलट दिया और ये निर्णय दिया कि अब जो प्रियम्बल है यानी कि उद्देशिका है वो संविधान का एक भाग है। सो फ्रेंड्स, अब उसके बाद आता है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। 3 words वर एडेड टू द प्रियम्बल: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। सो जो ओरिजिनल प्रियम्बल था यानी कि उद्देशिका थी उसमें समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था और ना ही अखंडता शब्द था। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको समाजवादी का मीनिंग समझा चुका हूँ, पंथ निरपेक्ष का मीनिंग समझा चुका हूँ। अब इंटीग्रिटी या अखंडता का क्या मीनिंग होता है? सो क्या मतलब होता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि एकता और अखंडता का? तो यूनिटी या एकता का मतलब क्या होता है? जब 2 अलग अलग संप्रदाय, 2 अलग अलग धर्म, 2 अलग अलग गुटों के लोग एक साथ आए। ओके, तो यूनिटी या एकता का क्या मतलब है? 2 अलग अलग संप्रदाय के जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है एकता। और अखंडता का क्या मतलब होता है? सिंपलेस्ट टर्म्स में अखंडता का सबसे सिंपल मीनिंग क्या होता है कि अब ये जो 2 लोग पास आ गए हैं अब ये पुनः दूर नहीं जाएंगे। ओके, सो इंटीग्रिटी या अखंडता का क्या मतलब है कि ये जो 2 लोग अब पास आए हैं, जो अलग अलग संप्रदाय के लोग अब पास आए हैं, उनमें जो भाईचारा बढ़ा है ये पुनः दुश्मनी में नहीं बदलेगा, अब ये लोग भाई ही रहेंगे। अब ये जो पास आए हैं तो अब ये दूर दूर नहीं जाएंगे। तो अखंडता का मतलब है कि जो 2 लोग अब पास आ चुके हैं अब वो दूर नहीं जाएंगे। ओके, सो ये मतलब हुआ अखंडता या इंटीग्रिटी का। सो फ्रेंड्स, इंटीग्रिटी या अखंडता, ओके, ये वर्ड क्यों जोड़ा गया था? ये बहुत सिंपल मीनिंग मैंने बताया है आपको अखंडता का, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सो इंटीग्रिटी या अखंडता वर्ड क्यों जोड़ा गया? सो फ्रेंड्स, उस वक्त क्या था कि देश में सेसेशनिज्म यानी कि अलगाववाद की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। जैसे कि मैंने आपको पंजाब का एग्जाम्पल दिया था कि पंजाब में क्या हुआ था कि खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, और कुछ नेताओं की ये डिमांड थी, मैं सभी लोगों को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि लोग तो वैसे ही मासूम होते हैं, तो कुछ नेताओं की ये डिमांड थी कि एक अलग राज्य खालिस्तान बनाया जाए, मतलब उन्हें भारत से अलग होना था और वो एक अलग देश की स्थापना करना चाहते थे। ओके, तो अब क्या था कि भारत की अखंडता को बनाने के लिए कि सारे के सारे जो भारत के राज्य हैं वो भारत के साथ ही रहें, भारत हमेशा अखंड रहे। ओके,
ताकि भारत से कोई भी राज्य दूर ना जाए। ओके, सो भारत की अखंडता को बनाने के लिए, ताकि जितने भी भारत की टेरिटरीज हैं, भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, वो भारत का ही हिस्सा रहें, प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाना था कि जो राज्य भारत से अलग होने की डिमांड करें वो उनको दंडित कर सके। ओके, वो उनको पनिश कर सके और उनको पनिश करके भारत की अखंडता को बरकरार रख सके, इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सके। तो इसलिए वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया था कि ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भारत का मूल ढांचा है कि भारत एक इंटीग्रल देश है। भारत की इंटीग्रिटी जो है, भारत की जो अखंडता है वो सदैव रहेगी, यानी कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। जो भारत में है वो हमेशा भारत के साथ रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वीडियो के, और आप डायरेक्टली मेरे ब्लॉग prashant-ies.blogspot.com से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो कुछ पिछले लेक्चर्स बचे हुए हैं जिनकी नोट्स अभी मैंने नहीं डाले हैं, जल्दी से जल्दी उनके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। मैं उस पर काम कर रहा हूं और जल्दी से जल्दी उनके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है prashant-ies7। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के बारे में कम से कम 10 लोगों को बताएं जो IAS की तैयारी कर रहे हों। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।